तो चले आज की इस जायज़े का सीधा आगाज़ करते हैं। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें बताती है कि किस्मत का पहिया और इंसान की खुददारी कैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगियों को यकसर पलट कर रख सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समझें कि इंसानी रवैयों का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प मुताला है। क्या होता है जब एक मगरूर मिल्का भिखारी बन जाए और एक मजलूम नौकरानी मालकिन बन जाए? ये गहरा सवाल ना आज के हमारे इस पूरे तज्जिए के बिल्कुल मरकज़ में है। यह हमें एक ऐसी ड्रामाई और हैरानकुन तब्दीली की तरफ ले जाता है जिसे हम आगे चलकर तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी दो बहनों की कहानी की। अब जरा इस मुवाज़ने को देखें। एक तरफ है सीमा, जो बेहद लाडली है, अमीर घर में शादी हुई, पक्का मकान और जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है। और दूसरी तरफ है राधा, जो माँ की ममता से महरूम, नौकरानियों जैसा सलूक सहती है, एक गरीब मजदूर दीनू से ब्याही गई और कच्ची झोंपड़ी में रहने पर मजबूर है। ये बुनियादी नाइंसाफी ना दरअसल उनकी माँ कमला देवी की तरफ से शुरू हुई थी, जिसने गोया शुरू से ही खेल के उसूल तय कर दिए थे। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी अमीरी का घमंड। यहाँ एक बहुत ही कड़वी हकीकत सामने आती है कि कैसे दौलत अगर बगैर एहसास के हो तो वो खालिस तकब्बुर बन जाती है। सीमा अपनी ही बहन राधा को अपने घर नौकरानी रख लेती है, झूठा एहसान जताती है, और तो और राधा की 5 साला बच्ची मनी के फटे कपड़ों का मजाक तक उड़ाती है। जरा सोचें, राधा दिन भर अपनी बहन के घर कमर तोड़ मेहनत सिर्फ इसलिए करती है कि शायद वो अपनी बच्ची के लिए 2 वक्त का अच्छा खाना ले जा सके। जुल्म की इंतहा देखें जरा। जब राधा दिन भर गरम पूरियां और पनीर पकाने के बाद अपनी मजदूरी मांगती है तो उसे ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, हम लोग तो सिर्फ अच्छे चावल और छनावा आटा खाते हैं, ये सब हमारे काम का नहीं। ये अल्फाज सदियों के इस गुरूर की अक्कासी करते हैं जो अक्सर दौलत के नशे में आ जाता है। और राधा की इस सारा दिन की मेहनत का सिला उसे क्या मिलता है? एक भूसे भरे आटे का थैला। ऐसा आटा जिसे छानना भी नामुमकिन हो और जिससे बनने वाली रोटियां गले में कांटों की तरह चुभती हैं। ये कितना दिल दहला देने वाला तजाद है ना, कि एक तरफ सीमा गर्मा गर्म ताज़ा खानों का मज़ा ले रही है और दूसरी तरफ राधा और उसके घर वाले वो चुभती हुई ना खाई जाने वाली रोटियां निगलने पर मजबूर हैं। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही जज्बाती मोड़ लेती है। नन्ही मुन्नी मासूमियत में पड़ोसियों को लजीज बिरयानी खाते देखती है, वहां से बेदर्दी से भगा दी जाती है और फिर आकर अपनी माँ से सूखी रोटियों के बजाय बिरयानी की जिद करती है। ये मासूम सी ख्वाहिश दरअसल आगे चलकर इस पूरी कहानी की बुनियाद बनने वाली है। और जब राधा निहायत मजबूरी और आजिज़ी से मिनी के लिए बची हुई बिरयानी मांगती है तो सीमा की तरफ से ये दिल चीर देने वाला जवाब आता है, बिरयानी खाने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये जुमला कोई आम ताना नहीं था, ये एक ऐसी चोट थी जिसने राधा के अंदर की दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। इस बेइज्जती को मजीद संगीन बनाते हुए सीमा बची हुई शानदार बिरयानी तो फ्रिज में रख देती है और राधा को बासी चावल और नमक वाला पानी थमा देती है। ये हरकत हमदर्दी के हर झूठे पर्दे को चाक कर देती है और साबित करती है कि ये कोई मदद नहीं बल्कि एक सोची समझी और जालिमाना कार्रवाई थी। और यहीं से कहानी अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से में दाखिल होती है, खुददारी की बेदारी। फिर आता है वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। अमीर मेहमानों के सामने सीमा पब्लिक में राधा का मजाक उड़ाती है, हंसती है कि देखो, जमींदार की बेटी अब मेरी झुटन पर पल रही है और गरीब ही मरेगी। ये अवामी तजलील वाकई बर्दाश्त की हर हद को पार कर जाती है और यही वो नुक्ता है जहां राधा को अपनी अहमियत और इज्जत नफ्स का असल एहसास होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या राधा हमेशा ये तौहीन चुपचाप सहती रहेगी? इसका जवाब एक बहुत बड़ा और वाज़ेह नहीं है, क्योंकि इसी फैसलाकुन लम्हे में वो फर्श साफ करने वाला पोचा वहीं फेंकती है और बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ देती है। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी खुददारी नहीं बेची। राधा का ये जुमला कितना ताकतवर है ना। वो निहायत खूबसूरती से अपनी खोई हुई शनाख्त वापस लेती है और ये वाजे करती है कि गुर्बत सिर्फ उसके हालात का नाम है, ये उसकी पहचान नहीं है। और ये कहकर वो उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल आती है। जिसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, मेहनत और कामयाबी।
अब देखने वाली बात यह है कि राधा इस नई जागी हुई खुददारी को अमल में कैसे बदलती है। इसने 3 वाज़ेह कदम उठाए। पहला, अपने बेहतरीन खाना पकाने के हुनर को पहचाना। दूसरा, एक बड़ा खतरा मोल लिया, दिनों ने सामान के लिए पैसे उधार लिए। और तीसरा, मिट्टी के चूल्हे पर शानदार बिरयानी बनाने की मुसलसल और अनथक मेहनत शुरू कर दी। अब जरा उस शानदार सफर की रफ्तार देखें। पहले दिन सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लगा। चंद ही महीनों की सुबह 4 बजे की कड़ी मेहनत के बाद वहां लंबी कतारें लगने लगीं और दोपहर तक सब बिकने लगा। और फिर हतमी कामयाबी, राधा ने अपना एक बाकायदा और शानदार ढाबा खोल लिया और मिनी भी स्कूल जाने लगी। ये है सच्ची लगन का नतीजा। और आखिर में बात करते हैं 5वें हिस्से की, किस्मत का पहिया। एक तरफ राधा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और दूसरी तरफ कायनात ने सीमा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसे कहते हैं मुकाफाते अमल। सीमा का शौहर जुए की लत का शिकार हो जाता है, सारे जेवरात बिक जाते हैं, ज़मीनें गिरवी रख दी जाती हैं और वो बड़ा सा महल नुमा घर नीलाम हो जाता है। सीमा, जो कल तक महलात की रानी थी, आज बिल्कुल बेआसरा होकर सड़कों पर आ जाती है। और फिर कुदरत का सबसे बड़ा तंज देखें। वही बेआसरा सीमा फटे पुराने कपड़ों में उसी राधा के ढाबे पर खाना मांगने पहुंचती है और ख़ास तौर पर इसी मशहूर राधा की बिरयानी का पूछती है, जिससे खाने की औकात उसके बकौल कभी राधा की नहीं थी। क्या कमाल का चश्मकोशा लम्हा है ये। मैंने तुझसे बदला नहीं लिया, जिंदगी ने लिया है। इंतकाम की आग में जलने के बजाय राधा यहाँ आला ज़र्फ़ी और माफ़ी का एक मास्टर क्लास पेश करती है। वो अपनी बहन को गरम बिरयानी की एक प्लेट थमाती है और उसे इज्जत के साथ नौकरी की पेशकश करती है। तो जब किस्मत का पहिया घूमता है तो क्या इंसान के माजी के आमाल उसकी निजात का सबब बनते हैं या उसके जवाल का? आज का ये जज्बाती जायजा दरअसल हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उन लोगों से कैसा सलूक करते हैं जो मर्तबे में हमसे नीचे हैं, खास तौर पर उस वक्त जब हम खुद कामयाबी की बुलंदियों पर बैठे हों।